सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रोलिंग मोशन। तो जो आज का टॉपिक है उसमें जितने फॉर्मूलाज कवर होने वाले हैं, सीईटी में रोलिंग मोशन के उसके बाहर कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टाइप का टॉपिक है ये। तो टुडे वी विल कवर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अब सबसे पहले रोलिंग मोशन का मतलब क्या है वो समझ लो। रोलिंग मोशन जब तुम बोलते हो तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी, जैसे कि एक स्फीयर हो गया या फिर एक डिस्क हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बॉडी लाइक अ डिस्क और अ स्फीयर। जब बॉडी रोल होगा, रोल में फ्रिक्शन होता है, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक को तुम बोलते हो स्लाइडिंग, जब बॉडी स्लाइड होता है तो एक सिंगल पॉइंट ही हमेशा सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। तो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, स्लाइड मतलब फिसलना, तो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओनली वन पॉइंट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं होता। लेकिन जब रोलिंग मोशन होता है ना, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले ए पॉइंट था कांटेक्ट में, बॉडी रोल हुआ तो अभी बेसिकली बी पॉइंट आ गया कांटेक्ट में और ए पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो जब आप रोलिंग बोलते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन है। और याद रखना, जब आप रोलिंग बोलते हो, रोलिंग बोलने का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होना। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर लो, जब तुम रोलिंग बोलते हो तो अगर आप सोचोगे तो आइडियली हो क्या रहा है यहाँ पे जो बॉडी का सेंटर है, जिसको तुम सेंटर ऑफ मास बोलते हो, सेंटर ऑफ मास इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सेंटर ऑफ मास अकेला ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है। उसको छोड़ के बाकी पूरा बॉडी क्या परफॉर्म करता है? रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई और पार्टिकल होगा तो वो ऐसा जाएगा। सिर्फ सेंटर, ओनली सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट विच परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन। बाकी पूरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन से दो टाइप ऑफ मोशन? वन इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द अदर इज रोटेशनल मोशन ऑफ द होल बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो व्हेन अ बॉडी लाइक अ स्फीयर, when a body like a sphere or a wheel or a disc or a ring rolls, so when a body like a sphere or you can say or a wheel rolls, the motion can be treated as the motion of the body, the motion of the body can be treated as कैसे ट्रीट करोगे? कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन से दो टाइप ऑफ मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, किसका? ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर अकेला ऐसा पार्टिकल था जो सिर्फ क्या परफॉर्म किया? ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन। बाकी सारा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशन। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, as the combination of translational motion of center of mass and rotational motion of the whole body। और जब रोटेट होता है तो एक एक्सिस होता है, कोई भी बॉडी रोटेट होगा तो इट रोटेट्स अबाउट सम एक्सिस। तो यहाँ पे हम जब बोलते हो एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द होल बॉडी अबाउट एन एक्सिस, कहाँ से पास हो रहा है एक्सिस? सेंटर ऑफ मास से। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसको सेंटर बोल देता हूँ फिलहाल। गुड। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी मोशंस? टू। कौन से दो? ट्रांसलेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। और पूरा बॉडी क्या कर रहा है? रोटेट। तो याद रखना ये काम में आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक बॉडी रोल हो रहा है, रोलिंग और स्लाइडिंग में डिफरेंस ये है कि जब बॉडी स्लाइड होता है तो सेम पॉइंट ही हमेशा सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, बट बॉडी जब रोल होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? चेंज होता है। गुड, याद रखो अभी। अब क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया कि रोलिंग मोशन is a combination of two types of motion, translational motion
एंड रोटेशनल मोशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन से रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। गुड। इसका मतलब रोलिंग मोशन का अगर एनर्जी फाइंड करेंगे तो वो भी दो पार्ट्स है उसमें, एक कौन सा पार्ट है ट्रांसलेशनल और दूसरा कौन सा रोटेशनल। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं किससे, ई से, और ट्रांसलेशन को बोलते हैं क्या, ई टी, और रोटेशन को बोल देते हैं ई आर, वेयर ई इज total energy of rolling motion, where E is total energy of rolling motion। ET क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ET is ट्रांसलेशनल एनर्जी, और ER क्या है, रोटेशनल एनर्जी। क्या है, रोटेशनल एनर्जी। गुड। अब एक काम करते हैं, जो बॉडी रोल हो रहा है ना, वो बॉडी का कुछ मास होगा, तो मास को बोल देंगे m। लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का कुछ रेडियस होगा, उसको बोल देंगे r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्योंकि रोटेशनल मोशन भी है, कोई भी बॉडी रोटेट हो तो उसके पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I को बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और K को बोल देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी ये सब पैरामीटर याद रखना, मैं वापस रिपीट करूँगा, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास एक बॉडी है लाइक अ स्फीयर और अ डिस्क और अ व्हील और अ रिंग, बेसिकली एनी बॉडी जो रोल कर सकता है। तुम क्यूब ले नहीं सकते, क्यूब या स्क्वायर लोगे तो वो रोलिंग मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। रोलिंग मोशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली क्रॉस सेक्शन सर्कुलर चाहिए होता है। तो यू कैन टेक अ व्हील, यू कैन टेक अ स्फीयर, यू कैन टेक हॉलो स्फीयर, यू कैन टेक सॉलिड स्फीयर, यू कैन टेक अ डिस्क, यू कैन टेक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर या फिर सॉलिड सिलेंडर, लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सर्कुलर। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर तो रेडियस होगा, तो रेडियस हमने डिफाइन कर दिया r, उस बॉडी का मास है m। बिकॉज द बॉडी इज रोलिंग, द मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, हेंस द बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। विच टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, और इन दोनों का जो एनर्जी का सम है, टोटल एनर्जी, को क्या बोलोगे, एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो व्हाट इज रोलिंग मोशन एनर्जी, AT प्लस ER। वेरी गुड। और ये जो बॉडी मूव हो रहा है, रोल हो रहा है, इसका कौन सा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सेंटर, तो उसका कुछ स्पीड होगा, उसको बोल देंगे v। v इज द लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। देयरफॉर E इक्वल टू ET प्लस ER। लेकिन ET, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी का मास m है, उसका स्पीड v है, तो उसका एनर्जी कितना है, हाफ mv²। तो ट्रांसलेशन एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², और रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, हाफ I⍵²। वेरी गुड, हाफ I⍵²। गुड। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I। लेकिन आपको याद है कि हमने जब रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, तब हमने बोला था I होता है mk²। वैसे भी इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो mk²। और अगर एक बॉडी रोटेट हो रहा है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। क्या होता है, तो ओमेगा क्या होता है, v/r। अगर v इज r ओमेगा, तो यू शुड नो ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो इफ़ यू नो v इक्वल टू क्या आएगा, r ओमेगा बराबर, तो ओमेगा क्या आएगा, v/r। तो ये हाफ mv², ये हाफ, और I की जगह पे क्या लिखा, mk², और ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, v/r, तो v²/r²। गुड। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, हाफ mv², 1 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, k²/r²। देखो हाफ mv² कॉमन निकल गया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे क्या बचा, k²/r²।
आर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी. एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है. रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ translational motion of the center of mass and the rotational motion of the whole body about an axis passing through center of mass. क्योंकि रोलिंग मोशन ये दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो रोलिंग मोशन का एनर्जी भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी का क्या है, सम है. अगर एक बॉडी जिसका मास m था वो मूव हो रहा है विद लीनियर स्पीड v, तो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². पर वो बॉडी ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ω². तो ये आ गया हाफ mv² प्लस हाफ, लेकिन हमने देखा था I होता है mk² और v इक्वल टू r ओमेगा है, तो ओमेगा क्या है v/r, तो ये क्या हो गया v²/r². वेरी गुड. तो ये आ गया आपका. अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ आपको. अगर आप नोटिस कर रहे हो, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या, हाफ mv² k²/r². तो ध्यान देना, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, रोटेशन, और ये क्या है, ट्रांसलेशन. तो डिड यू नोटिस, अगर मैं ट्रांसलेशन एनर्जी को सिर्फ k²/r² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, रोटेशनल एनर्जी. अब ये ध्यान रखना, काम में आएगा. क्या कॉमन निकलोगे, हाफ mv², तो क्या बचा 1 + k²/r². पक्का पक्का, गुड. अब एक टेबल बना लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पहले बॉडी का टाइप मेंशन करेंगे, उसके बाद उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन k का वैल्यू क्या है वो, उसके बाद k²/r² क्या आएगा वो, उसके बाद उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना है, मतलब हाफ mv² कितना है, एंड उसके बाद हम देखेंगे उसका रोटेशनल एनर्जी कितना है, मतलब ER की वैल्यू क्या आ रही है. उसके बाद हम देखेंगे टोटल एनर्जी क्या आ रहा है. उसके बाद ये भी देखेंगे कि टोटल एनर्जी में ट्रांसलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन और रोटेशन का कितना कंट्रीब्यूशन. तो ये जो टेबल बनने वाला है, इसके बाहर रोलिंग मोशन पे क्वेश्चन बनते नहीं है CET में, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. मैं स्पीड कम कर देता हूँ. तो व्हाट वी विल डू इज़, सबसे पहले टाइप ऑफ बॉडी, उसके बाद उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बाद उसका k²/r², उसके बाद उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv², उसके बाद उसका रोटेशनल एनर्जी हाफ mv² k²/r², उसके बाद उसका टोटल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन रोटेशन का है और कितना कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशन का है. तो सबसे पहले टाइप ऑफ बॉडी. टाइप ऑफ बॉडी लिखना नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है. सबका ध्यान यहाँ पे, नन ऑफ यू शुड बी राइटिंग डाउन k इक्वल टू, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन दिस लेटर. तो k²/r², उसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv² की बात हो रही है, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी. पक्का पक्का, गुड. वो क्या है, हाफ mv² k²/r², याद रखना. उसके बाद टोटल एनर्जी, इन दोनों का एडिशन. उसके बाद टोटल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशन का है, और लास्टली टोटल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन रोटेशन का है. गुड. देन सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी इज लेट अस से अ रिंग. और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, रिंग और हॉलो सिलेंडर दे आर सेम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ रिंग और हॉलो सिलेंडर, r. क्या होता है, r. k इक्वल टू आता है r. अगर k इक्वल टू r आया तो k²/r² की वैल्यू होती है 1, ये आ गई 1. अगर मेरे पास ये जो हॉलो सिलेंडर है उसका मास, मतलब रिंग है, उसका मास m है और वो मूव हो रहा है विद स्पीड v, तो ये आ गया हाफ mv². और मैंने अभी बताया रोटेशनल एनर्जी फाइंड करना है, तो ट्रांसलेशनल को मैं वापस एक बार लिख देता हूँ. रोटेशनल एनर्जी ये क्या है, हाफ mv² k²/r². ये कौन है, ट्रांसलेशनल. तो रोटेशनल एनर्जी फाइंड करना है तो ट्रांसलेशनल को किससे मल्टीप्लाई करना है, k²/r² से. तो इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, हाफ mv². टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन होता है, हाफ और हाफ 1, तो mv². राइट. फिर तुम क्या करोगे, ET को EV से डिवाइड करोगे, कितना आता है, हाफ.
मतलब टोटल एनर्जी में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ट्रांसलेशनल का, और तो बचा हुआ हाफ किसका है? रोटेशन का। तो यहाँ पे आएगा हाफ। पक्का पक्का, गुड। और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे, अगर मेरे पास बॉडी कोई भी टाइप का हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, या फिर वो सॉलिड स्फीयर हो, अगर सबका मास सेम हो, क्या हो? मास सेम हो, और सबका स्पीड भी सेम हो, क्या हो? स्पीड भी सेम हो, तो इफ़ यू नोटिस सबका ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम आने वाला है। सिर्फ फ़र्क किस में होता है? रोटेशनल में। वो भी क्यों आया? बिकॉज ऑफ k²/r²। तो इफ़ आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, मे बी अ रिंग, अ डिस्क, अ हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर, सबका मास सेम, सबका रेडियस सेम, सबका स्पीड सेम, सबका ट्रांसलेशन एनर्जी सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है? रोटेशनल एनर्जी। वो भी क्यों है? बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब k²/r²। तो ये अगर याद रहेगा तो तुम्हारे आंसर फटाफट से आएंगे। तो अब लेट अस मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी विच इज़ अ डिस्क और अ सॉलिड सिलेंडर। तो जो दूसरे टाइप का बॉडी हमने देखा था वो था डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। व्हाट इज k फॉर अ डिस्क? r/√2। कितना होता है? r/√2, राइट। तो k = r/√2, तो k²/r² कितना? 1/2। ये तो हाफ mv² ही रहने वाला है, उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ER क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट, हाफ mv² इंटू हाफ, मतलब 1/4 mv²। गुड। ये होता है इन दोनों का एडिशन। हाफ मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 0.5 और 0.25 0.75, 0.75 मतलब 3/4। कितना? 3/4। तो ये 3/4 आएगा, तो दिस इज 3/4 mv²। अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि इस 3/4 mv² में ट्रांसलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसको और इसको क्या कर दोगे? डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो mv² कैंसल, ऊपर क्या बचा? हाफ, नीचे क्या आया? 3/4। तो 1 जा एंड 2 जा, 2 गया ऊपर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर। तो 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66.66%। तो 2/3 कहाँ से आ रहा है? टोटल में 2/3 कहाँ से आ रहा है? ट्रांसलेशन से। तो बचा 1/3 कहाँ से आएगा? रोटेशन से। 1/3 आएगा रोटेशन से। चेक कर लो ना, डिवाइड करके देख लो तुम। ये कितना है? 1/4 mv²। ये कितना है? 3/4 mv²। क्या आया? क्या आया? 1/3। क्या आया? 1/3। पक्का पक्का, गुड। तो ये हो गया दूसरे टाइप का बॉडी। तीसरे टाइप का बॉडी इज हॉलो स्फीयर। कौन सा? हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर रोल हो रहा है इंस्टेड ऑफ रिंग और डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। व्हाट इज k फॉर अ हॉलो स्फीयर? √of 2/3r, याद होना चाहिए। √of 2/3r। व्हाट इज k²/r²? 2/3। और ये तो सेम ही आएगा, हाफ mv²। और रोटेशनल एनर्जी इन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट, 2 कैंसल, तो 1/3 mv², 1/3। फिर तुम इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। 1/2 और 1/3 पता है कितना होता है? 5/6। कितना होता है? 5/6 mv²। फिर हमको देखना है कि टोटल 5/6 mv² में से ट्रांसलेशनल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 1/2 डिवाइड बाय 5/6, 3/5, 0.6 बराबर। तो 3/5। अच्छा, ये mv² कैंसिल होता है डिवाइड करने के बाद, तो वो ठीक है, वो मत लिखो, डजंट मैटर रियली, इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन। तो वो कैंसिल हो गया। अगर ये 3/5 है, अगर ये 3/5 है तो ये पता कितना आएगा? 2/5। गुड। देन लास्टली विच टाइप ऑफ बॉडी? सॉलिड स्फीयर। तो आखिरी में आएगा आपका सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, गुड। सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आता है? √of 2/5r।
√2/5 r. व्हाट इज k²/r²? 2/5. वेरी गुड. ये कितना है? हाफ mv². पक्का पक्का. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 1/5. श्योर ना? गुड. इन दोनों को ऐड करोगे. व्हाट इज 1/5 प्लस 1/2? 7/10. तो 7/10 mv². फिर इसको इससे डिवाइड करोगे. करो तो 5/, अगर ये 5/7 तो वो 2/7. ये हो गया आपका पूरा एक टेबल रेडी. रोलिंग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब तक मैंने सरफेस को हॉरिजॉन्टल ही माना था. मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था, उस पर बॉडी रोल हो रहा था. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी रोल हो रहा है, उसके एनर्जीज़ का आपको इक्वेशंस चाहिए. तो इसके बाहर CET में क्वेश्चन आता नहीं है. दिस इज़ ऑल यू नीड फॉर अ बॉडी रोलिंग ऑन विच सरफेस? हॉरिजॉन्टल. अब इसका अगला केस देखेंगे जिसमें रोलिंग मोशन डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन है, वो देखेंगे. लेकिन इसको फटाफट से पहले रिपीट कर देते हैं. बहुत ईजी टॉपिक है. ईजी ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है. इक्वेशन ज़्यादा है लेकिन दे आर नॉट डिफ़िकल्ट. तो व्हेन अ बॉडी इज़ रोलिंग, द मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल. ट्रांसलेशनल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. हाफ mv². रोटेशनल का बताओ. हाफ I⍵². वेरी गुड. I का इक्वेशन बताओ. mk². ओमेगा क्या है? v/r. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद रोटेशनल बन गया हाफ mv² k²/r². और टोटल होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन. तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r². हाफ mv² कॉमन, तो क्या आ गया आंसर? हाफ mv² 1 प्लस k²/r². ये आ गया टोटल रोलिंग मोशन का एनर्जी. हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने ट्रांसलेशन पार्ट अलग लिखा और रोटेशनल पार्ट अलग लिखा. उसका रीज़न ये था कि आपको ये बताना था कि अगर हमारे पास इवन दो बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स के हैं, अगर बॉडीज़ का मास और स्पीड सेम है, रेडियस सेम है, तो फिर उस केस में ट्रांसलेशन एनर्जी सेम आता है. सिर्फ चेंज क्या होता है? रोटेशन एनर्जी. क्यों होता है? क्योंकि बॉडीज़ के टाइप के हिसाब से k²/r² की वैल्यू चेंज होती है. गुड. तो हमने 4 बॉडी लिए. एक था रिंग जो है हॉलो सिलेंडर, एक था डिस्क जो है सॉलिड सिलेंडर, एक है हॉलो स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर. पक्का? सबका मास और सबका स्पीड और मास सेम था. पक्का पक्का. पहले हमने बात की हॉलो सिलेंडर की, मतलब विच इज़ अ रिंग. व्हाट इज़ k²/r²? 1 डायरेक्टली. व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एनर्जी? हाफ mv². व्हाट इज़ रोटेशनल एनर्जी? हाफ mv² इंटू 1, क्योंकि k²/r² से मल्टीप्लाई करना है. तो ट्रांसलेशनल हाफ mv², रोटेशनल हाफ mv². तो टोटल कितना? mv². तो टोटल mv² है, उसमें ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो डिवाइड कर दोगे, कितना आया? हाफ. मतलब 50% कहाँ से आ रहा है? ट्रांसलेशन से. तो बचा हुआ 50% कहाँ से आ रहा है? रोटेशन से. अगर बॉडी हमारे पास एक डिस्क है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए k²/r² कितना होता है? 1/2. ट्रांसलेशन एनर्जी कितना है? हाफ mv². रोटेशनल कितना होगा? हाफ mv² इंटू 1/2. तो कितना आ गया? 1/4. तो 1/4 mv² और 1/2 दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा टोटल. वो आ गया 3/4. कितना आ गया? 3/4. तो टोटल कितना है? 3/4. अगर मुझे फाइंड करना है कि इस 3/4 mv² में ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हाफ mv² डिवाइड बाय 3/4 mv², तो वो आता है 2/3, 2/3, मतलब 66.66%. क्योंकि 2/3 0.6666 रिकरिंग 6, तो 66.66% कंट्रीब्यूशन किसका है? ट्रांसलेशन. तो बचा हुआ 33.33 किसका है? रोटेशन. मतलब 1/3 कहाँ से आ रहा है? रोटेशन से. गुड. ऐसा तुम बाकी बॉडीज़ के लिए भी कर सकते हो. गुड. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन, बट अभी नहीं, पहले हमको अगला टॉपिक कवर करना है. नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने तुमको एक्स्ट्रा कल ये दिया था, हैंड आउट दिया था, उसमें देखो कि लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. है क्या ऐसा? तो लास्ट टॉपिक ये भी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है ऑफ कोर्स. रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना मतलब स्किड नहीं होना, मतलब फ्रिक्शन है. तो जहाँ पे भी विदाउट स्लिपिंग बोला होगा
मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, रोलिंग, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्या करता, स्किड करता, स्लिप करता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहता। यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हम इसमें एक बॉडी लेंगे जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है। यहाँ पे ध्यान दो, किसी के पास भी क्वेश्चन आएगा, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ये प्लेन का हाइट है h, ये इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है s, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है, मे बी अ स्फीयर, मे बी अ रिंग, मे बी अ डिस्क, सम ऑब्जेक्ट जो इनिशियली ए पॉइंट पे था, रेस्ट पे। इसका मास m मान लेते हैं। अब जब इसको रिलीज़ किया तो ये नीचे आएगा, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना, ये फाइंड करना है। तो पहले हमको इस टॉपिक में करना क्या है वो समझ लो। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस द लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी। गुड। देन नंबर 2, यहाँ पे स्पीड कितना था, 0। यहाँ पे स्पीड 0 है क्या, नहीं, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है क्या, यस, मतलब उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। नंबर 3, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ए से बी आने में कुछ टाइम लेगा, तो हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ डिसेंट। क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ डिसेंट। अब वी और ए का इक्वेशन आपके नोट्स में है, टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो आपको थ्योरी में नहीं है, लेकिन उस पर सीईटी में क्वेश्चन आए थे। तो मैं टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन भी डिराइव करके दूंगा, एंड अगेन आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन। तो फिलहाल यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले कंसिडर अ बॉडी। फिलहाल बॉडी का शेप मत बताओ, एज आई टोल्ड यू, वो रिंग भी हो सकता है, वो डिस्क भी हो सकता है, वो हॉलो स्फीयर हो सकता है, वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिलहाल एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, इट इज़ रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन थीटा। तो कंसिडर a body of mass m, a body of mass m rolling down, of course a body of mass m and radius r, rolling down an inclined plane, with angle of inclination theta, बाकी सारे पैरामीटर का एक लिस्ट बना देते हैं, काम में आएगा। लेट u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल स्पीड इज 0 एट पॉइंट A, v इज द स्पीड एट पॉइंट B, वो फाइंड करना है। उसके बाद h इज द हाइट ऑफ द प्लेन, s इज द लेंथ ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन पे वो रोल डाउन करके आएगा उसका हाइट h है और उसका लेंथ s है। गुड। बाकी कुछ लगा तो देख लेंगे। अब हमको इक्वेशन डिराइव करना है किसका, v का, और किसका, a का, और किसका, t का। तो v इज द फाइनल स्पीड, a इज द एक्सेलरेशन एट b, मतलब जब ये a से b पे आएगा तब उसका एक्सेलरेशन कितना है, a, और t इज द टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट एंड डिसेंट पता है आपको, एसेंट मतलब असेंडिंग, मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब डिसेंडिंग, मतलब नीचे आना। पक्का। अब बुक टू बुक, नोट्स टू नोट्स, ये जो डेरिवेशन है ना v का, उसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, एक ही बात है, इज़ द सेम थिंग। अच्छा, ये a पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्या, हाँ, स्पीड कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड। मतलब ए पॉइंट पे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। जब ये रोल डाउन करके आएगा, बाय द वे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है। जब ये ऑब्जेक्ट रोल डाउन करके नीचे आएगा तो हाइट क्या हो रहा है, कम, हाइट क्या हो रहा है, कम। वेरी गुड। और स्पीड बढ़ रहा है, बराबर। पक्का। बी पॉइंट पे हाइट क्या हो गया, 0। तो एज यू सी कि जैसे जैसे पार्टिकल ए से बी की तरफ आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। तो यहाँ से भी तुम इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। यू कैन से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद होगा, याद है क्या,
हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो वो भी यहाँ यूज़ करोगे, चलता है, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्वेशन से ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कि इस पूरे चैप्टर में अगर हमको स्पीड्स कहीं पे भी फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। और कभी भी याद रखना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन वट एवर केस, चाहे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, चाहे रोलिंग मोशन हो, चाहे कुछ और हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, लिख सकते हैं ऐसा? यस। टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए? mgh, where m is the mass of body। तो मैं लिख सकता हूँ mgh प्लस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? 0। क्यों 0? स्पीड इज 0, हाफ mu स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? 0, क्योंकि हाइट इज 0, बी पॉइंट का हाइट क्या है? 0। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? हाफ mv स्क्वायर। गलत है, ये गलती 99% स्टूडेंट करते हैं। ये रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन में 1 + k² r² भी होता है, क्योंकि रोलिंग मोशन में दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे एकदम क्लियरली मैंने बोला रोलिंग डाउन, ऊपर से यहाँ पे भी बोला रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिख के चलेगा नहीं। अगर आप हाफ mv स्क्वायर लिख रहे हो तो आप सिर्फ बता रहे हो ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसमें रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन तुमने काउंट नहीं किया, तो वो काउंट करो तो 1 + k² r²। तो आपको मिल गया mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 + k² r²। तो m और m हो गया कैंसल, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 2gh, और इसको भी यहाँ ला के डिवाइड कर दिया 1 + k² r² इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर। यहाँ से मिल गया v इक्वल टू √of 2gh अपॉन 1 + k² r²। यह आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, √of 2gh 1 + k² r²। क्लियर? अभी क्या चाहिए? a। अब थोड़ा सा काइनेमैटिक्स के इक्वेशन याद करते हैं। मुझे a चाहिए, मुझे अभी v पता है, मुझे u भी पता है, मुझे डिस्टेंस कवर्ड s भी पता है। तो कौन सा इक्वेशन? v² इक्वल टू u² + 2as। वेरी गुड, गुड। तो v² इक्वल टू u² + 2as। v² तुमने अभी फाइंड किया, ये v² है, क्या है? 2gh अपॉन 1 + k² r² इक्वल टू ये 0, u² इज 0 प्लस 2a, a तो फाइंड करना है ना? यस, 2as। पक्का पक्का? तो आपको मिल गया 2gh अपॉन 1 + k² r² इक्वल टू 2as। s, लेकिन वेट, व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो व्हाट इज h फ्रॉम हियर? s साइन थीटा, वो भी कर सकते हो। व्हाट इज s फ्रॉम हियर? s विल बी h अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से s मिल जाएगा h अपॉन साइन थीटा। क्या मिल जाएगा? h अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखना था? s। क्या लिखूंगा? h अपॉन, सिंस s इज h बाय साइन थीटा। 2 hh क्या हो गया? कैंसल, ये साइन थीटा यहाँ आ गया। तो a इक्वल टू क्या आया? g साइन थीटा अपॉन 1 + k² r²। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन इट रीचेस व्हाट? फाइनल पोजीशन b। वैसे तो वो पोजीशन पर डिपेंड करता नहीं है, बट जस्ट टू से। अब एक लास्ट चीज़ फाइंड करना है, क्या?
टाइम ऑफ डिसेंट। अभी टाइम ऑफ डिसेंट कैसे फाइंड करते हो? टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टाइम फाइंड करना है, मतलब काइनेमेटिक्स के वो इक्वेशन यूज़ होंगे जिसमें टाइम आता है, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज़ नहीं होगा, बचे दो। कौन? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये काम हमारा हो जाएगा इससे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो v इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू v बाई ए, तो t इक्वल टू v बाई ए, तो t इक्वल्स टू v बाई ए। व्हाट इज़ v? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन ए, तुमने अभी फाइंड किया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ, ये साइन थीटा को अलग कर लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, वो डिनोमिनेटर में था। ये अंडर रूट में क्या है? 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये g भी किसमें है? डिनोमिनेटर में, तो यहाँ लिखूँ g को, यस। और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर, तो क्या आ गया? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इस g को अंदर लेके जाएंगे तो g स्क्वायर हो जाएगा वो, तो 2gh अपॉन g स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। इसको भी अंदर ले जाएंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। गुड। ये एक g और ये एक कैंसल, तो तुमको मिल गया यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, और यहाँ पे क्या आया? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डन, बन गया 3 इक्वेशन। मैं ये तीनों इक्वेशन रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसका भी और एक टेबल बनाएंगे हम लोग। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। वो ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? रोल डाउन होने वाला है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट। तो इट इज़ गोइंग टू रोल डाउन, और क्योंकि रोलिंग मोशन है तो विदाउट स्लिपिंग है, तो रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। हमको यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1, इनिशियल तो स्पीड 0 था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 था। लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना फाइंड करना है? मतलब v फाइंड करना है। और क्योंकि तुम बोल ही रहे हो कि स्पीड चेंज हो रहा है, तो क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, राइट। नंबर 3 क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ डिसेंट, हाउ मच टाइम डज एन ऑब्जेक्ट टेक टू रीच डाउन। तो 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो फाइंड करना है तुमको v, उसके लिए हमने लगा दिया कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब उसका हाइट चेंज होगा, हाइट कम होगा। अगर हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होते जा रहा है? काइनेटिक में। तो बी पॉइंट पे पहुंचते ही पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक। ए पॉइंट पे पूरा एनर्जी किस में था? पोटेंशियल। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी बोलो तो भी चलेगा। अभी वो लगा देता हूँ, या फिर तुम बोल सकते हो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, तो दोनों ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सेम ही बात है। व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? mgh, क्योंकि इनिशियल एनर्जी कितना था? mgh। व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, बस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, m और m कैंसल, तो 2 को यहाँ कर देते हैं शिफ्ट, तो 2gh, और ये वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब चाहिए a। तुमको जो चाहिए और जो पता है बस दिमाग में वो सोचो, क्या पता है? v, क्या पता है? u, क्या पता है? s, क्या चाहिए? a। कौन सा इक्वेशन है? सबको कनेक्ट कर दे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर तो अभी देखा तुमने, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2as। अब प्रॉब्लम है ये h है वो s है, कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो मैं वापस जाता हूँ डायग्राम पे और देखता हूँ यहाँ पे कि साइन थीटा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो s हो गया h अपॉन साइन थीटा।
तो एस की जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एच अपॉन साइन थीटा। और ये और ये और ये और ये क्या हो गया, कैंसल, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ए मिल गया, क्या मिल गया, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हो गया, गुड। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारा माइंडसेट चेंज करो, इट इज़ टू सिंपल। एक बार आदत पड़ गई डिराइव करने की, अपने आप होता है सब। अभी बताओ क्या चाहिए था, टी, अभी क्या पता है u, क्या पता है v, क्या चाहिए t, और क्या पता है a, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कोई बोलेगा इससे नहीं हो सकता क्या, हाँ हो सकता है, हो सकता है, तो क्यों नहीं फाइंड करना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तुम, फिर क्वाड्रेटिक लेके फिर बाद में रूट लेते बैठेंगे तो मत करो, बेटर ऑफ। तो v इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो v इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू v बाई ए। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, अभी आपको याद होना चाहिए जब तुम v बाई ए ये पूरा सॉल्व करोगे तो तुमको पता है क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। हो गया, गुड। अब जो सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे 3-4 बार क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। ऐसा क्वेश्चन था, यू हैव 4 ऑब्जेक्ट्स, वन इज़ अ रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, अदर इज अ डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, द थर्ड वन इज अ हॉलो स्फीयर एंड द फोर्थ वन इज अ सॉलिड स्फीयर। ऑल ऑफ देम हैव सेम मास, मास क्या है, सेम, बराबर। ऑल ऑफ देम आर रोलिंग डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन, तो सेम प्लेन पे ही नीचे आ रहे हो। विच वन ऑफ देम विल रीच विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, चारों में से सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ कौन नीचे पहुंचेगा, वो देखेंगे, आप टेबल बनाएंगे हम लोग, राइट। फिर मैं प्रोपोर्शनलिटी से भी बताऊंगा आपको। नंबर 2, विच वन ऑफ देम रीचेज द फर्स्ट, मतलब सबसे कम टाइम किसको लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर, और भी बहुत सारा आएगा, पर पहले एक एक करके। फिर वही टाइप ऑफ बॉडी, बॉडी कौन सा है वो, उसके बाद अब डायरेक्टली उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अभी के नहीं लिखूंगा मैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर उस बॉडी का v मतलब फाइनल स्पीड एट द बॉटम, उसके बाद उसी बॉडी का a एक्सेलरेशन, उसके बाद उसी बॉडी का टाइम ऑफ डिसेंट। ये सब फाइंड करेंगे और इस टेबल में हम लोग लिख देंगे, सो दैट तुमको आगे ये काम में आए, और बहुत काम का है ये, इसके लिए नोट्स में दिया नहीं है, सो दैट यू रिमेंबर नाउ। बट सबसे पहले लेट अस राइट डाउन टाइप ऑफ बॉडी, देन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, देन v, देन a, लास्टली t। गुड। सबसे पहले टाइप का बॉडी आएगा रिंग, मतलब अभी तुमको पता है इट इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर। देन यू हैव अ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, देन यू हैव अ हॉलो स्फीयर, एंड लास्टली यू हैव अ सॉलिड स्फीयर। अच्छा, बाय द वे, जब तक तुमको बताया नहीं हो कि कौन से एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है, तब तक तुम उसका एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास मतलब इट्स ओन एक्सिस ही लेते हो, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्सिस पे। तो हम आइडियली नॉर्मली लेते हैं इट्स ओन एक्सिस। तो व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ रिंग, फॉर अ डिस्क, फॉर अ हॉलो स्फीयर, फॉर दिस 2/5। पक्का पक्का। अब ये जो v है, v अगर तुमको इक्वेशन याद होगा, मैं टेम्पररी v का इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पे तो लिखना पड़ेगा टेम्पररी। I will just put down equation of v, a and t for your calculations. Okay, so what was v? Under root of 2gh upon 1 plus k square by r square. K square by r square for a ring is 1, 1 plus 1 2 और 2, तो कितना आया, root gh. For a disc
1/2 प्लस 1 3/2, 2 गया ऊपर, ऊपर 2 था, 2 और 2 4, अंडर रूट ऑफ 4/3gh, राइट। होलो स्फीयर 2/3 प्लस 1 5/3, अरे 2/3 प्लस 1 5/3, 3 गया ऊपर, ऊपर तो 6/5, 6/5gh। सॉलिड स्फीयर 2/5 प्लस 1 7/5, 5 गया ऊपर, ऊपर 2 था 10, अंडर रूट ऑफ 10/7, 10/7। अब बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचा? Do you notice? If you notice, no you do not notice if you say ring, सब में रूट ऑफ GH कॉमन फैक्टर है। इसमें 1 है, 1 का रूट 1 है। इसमें 4/3 1.33, 1.33, ये 6/5 1.2, ये 10/7, व्हाट इज 10/7? 1 पॉइंट वॉट, 1 पॉइंट आगे अटक गए, 1.4, तो ये आया 1.33, ये आया 1.2, ये आया 1.4, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचा? सॉलिड स्फीयर। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से जो पहुंचेगा वो सबसे पहले भी पहुंचेगा, मतलब उसका टाइम सबसे कम आना चाहिए, देखेंगे हम। पक्का पक्का, गुड। देन उसके बाद ए फाइंड करना है। ए इज़ बेसिकली g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ रिंग? 1, तो 1 प्लस 1 2, तो g sin थीटा बाय 2, g sin थीटा बाय 2। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ डिस्क? 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 2 गया ऊपर तो 2/3, बराबर ना। ये 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, ऊपर गया तो 2/3, गुड। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर होलो स्फीयर 2/3 प्लस 1 5/3, 3 गया ऊपर 3/5, 2/5 प्लस 1 7/5, 5 गया ऊपर 5/7, ठीक। अब व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ t? 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ, बराबर। क्यों करना है? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू यू वॉन्ट टू डू। डिड यू नोटिस? इफ यू हैव नोटिस्ड v/a, इसको इससे डिवाइड करो, डायरेक्ट भी आ जाएगा। या तो इक्वेशन से ही करना तो लिखो फिर इक्वेशन। तुमको अगर इक्वेशंस ही यूज़ करने हैं तो ठीक है, फिर इक्वेशन से लिख लो, फिर नहीं तो सिर्फ दोनों को डिवाइड करना था। 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। चलो बताओ, रिंग 1 और 1 2 और 2 क्या कैंसिल कैसे हो गया? मल्टीप्लाई है, 4 है, तो अंडर रूट 1 अपॉन साइन थीटा तो रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4h/g, गुड। बराबर है, बराबर है, बराबर है। 1/2 डिस्क का 1/2 प्लस 1 3/2। अब 2 कैंसिल करो, तो 2 कैंसिल किया तो क्या हुआ? 3h/g। ये 1/2 प्लस 1 3/2 था, 2 कैंसिल होने के बाद आया ये। व्हाट अबाउट होलो स्फीयर? 2/3 प्लस 1 5/3, 5 इंटू 2 10, और नीचे क्या बचा? 3, तो 10h/3g, बराबर है ना। 2/3 प्लस 1 5/3, 5 इंटू 2 10, 10/3। लास्ट 1 अपॉन साइन थीटा, बताओ। 2/5 प्लस 1 7 इंटू 2 14, 14/5, पक्का ना? ये 7/5 है ना, पक्का पक्का। 14h/5g, कितना? 5g। अब देखो सबसे कम टाइम किसको लगना चाहिए था? किसको? सॉलिड स्फीयर। देखते हैं सही है कि नहीं। अब इन सारे के सारे में
1/sin θ h बाई जी सब में है। पहले केस में क्या आया 4 का रूट, मतलब ठीक है 4 रखो, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलता है। 4 का रूट, यहाँ पे क्या आया रूट ऑफ 3, यहाँ पे क्या आया रूट ऑफ 3.333, ये क्या आया 2.8, क्योंकि 14/5 इज 28/10 मतलब 2.8। तो सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है 2.8, तो सबसे पहले पहुँचेगा, होना भी चाहिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका था सॉलिड स्फीयर। गुड, तो दैट इज़ द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरी पार्ट, हाँ।